नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीरिया संकट के बारे में। आप अक्सर अखबारों के अंदर, न्यूज़ चैनल्स के अंदर, सोशल मीडिया पर सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं कि सीरिया के अंदर आईएस ने ये कर दिया, रसिया ने ये कर दिया, अमेरिका ने ये कर दिया। तो आखिर इन सब कारणों की उत्पत्ति वहाँ पर कैसे हुई, वहाँ पर क्या चल रहा है, आइए आज हम इन सब बातों के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मैप के अंदर सीरिया दिखा देता हूँ कहाँ पर है। साथियों देखो, ये सीरिया है, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ये सीरिया है दोस्तों, ये इराक है दोस्तों, ये सऊदी अरब है दोस्तों, ये छोटा सा यहाँ पर आपको दोस्तों दिखाई दे रहा है, ये इजराइल है, ये दोस्तों ये जॉर्डन है। साथियों ये इधर ईरान है, ये टर्की है दोस्तों। मैं आपको ये सब कुछ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे आपको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। ये वही मैं पहले बता चुका हूँ, रेड सी है, ये बारस की खाड़ी आपने सुना होगा, पर्शियन गल्फ़ है, ये कैस्पियन सागर है, ये ब्लैक सी है, और ये साइड में पहले बता चुका हूँ आपको, ये भूमध्य सागर है। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों, आइए उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो दोस्तों आइए पहले हम इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 2011 से। उस वक्त उत्तरी अफ्रीका के छोटे से देश ट्यूनीशिया से क्रांति शुरू हुई, जिसने अरब जगत के कई देशों की सरकारें गिरा दी। सीरिया संकट भी उसी क्रांति का परिणाम है, जिसे अरब स्प्रिंग कहा जाता है। अरब स्प्रिंग ट्यूनीशिया से शुरू हुआ और कई देशों की सरकारों को गिराते हुए सीरिया जा पहुंचा। दोस्तों अरब स्प्रिंग क्या है, मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं। हालांकि मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है अरब स्प्रिंग के ऊपर, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। अरब स्प्रिंग उत्तरी अफ्रीका के एक छोटे से देश ट्यूनीशिया में शुरू हुआ। साथियों वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक फल विक्रेता होता है जिसका नाम था मोहम्मद बू अजीजी। मोहम्मद बू अजीजी फल बेचता है। एक दिन वह फल बेच रहा था और वहाँ पर नगर निगम के इंस्पेक्टर ने आकर, नगर निगम के इंस्पेक्टर का नाम फैदा हामिदी था, उसने बू अजीजी पर लाइसेंस मांगा। बू अजीजी के पास लाइसेंस नहीं था। फैदा हामिदी ने उसको थप्पड़ जड़ दिया। बू जीजी को थप्पड़ लगते ही वह गवर्नर के ऑफिस के सामने पहुंच गया न्याय मांगने के लिए, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पाया। बू जीजी ने क्या किया, गवर्नर के ऑफिस के सामने खुद को आग लगा दी। इस घटना का किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। दोस्तों सोशल मीडिया पर वीडियो डालने के बाद समूचे ट्यूनीशिया में लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू किए। ऐसा करने से दशकों से वहाँ की सत्ता पर बैठे वहाँ के शासक को गद्दी छोड़नी पड़ी और धीरे धीरे ट्यूनीशिया से प्रेरणा लेते हुए अरब के दूसरे देश जैसे जॉर्डन, मिस्र, सीरिया भी इनमें से एक था। ट्यूनीशिया से प्रेरणा लेते हुए धीरे धीरे यह आग दूसरे देशों में पहुंची। कई देशों की सरकारें गिर गई। लीबिया भी इनमें से एक देश था। इसे ही अरब जगत में अरब क्रांति का नाम दिया गया। अरब क्रांति नहीं, सॉरी दोस्तों, अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया। बाकी अब मेरा पूरा वीडियो है अरब स्प्रिंग के ऊपर, आप देख सकते हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने जाना अरब स्प्रिंग ट्यूनीशिया से शुरू हुआ और कई देशों की सरकारों को गिराते हुए सीरिया जा पहुंचा। दोस्तों मैंने आपको सीरिया दिखा दिया है कहाँ पे है, मैं आपको ट्यूनीशिया भी बता देता हूँ। ट्यूनीशिया कहाँ पे है दोस्तों, ये छोटा सा देश, ये ट्यूनीशिया है। ये मैंने लीबिया का जिक्र किया, ये लीबिया है। ये मैंने
मिस्र, इजिप्ट का जिक्र किया था। ये आपके सामने है, ये टर्की है, याद रखना आगे सामने आएगा टर्की, टर्की का जिक्र होगा। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि साथ के साथ आप लोगों का मैप भी कवर हो जाए, इसलिए मैं आपको मैप के अंदर ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सीरिया में क्या होता है, सीरिया की सत्ता में दशकों से असद परिवार वहाँ की सत्ता पर कब्जा किए हुए था। 2000 से वहाँ पर बशर अल असद सत्ता में बना हुआ था। उससे पहले उसका बाप वहाँ की सत्ता संभाल रहा था। उसका बाप भ्रष्टाचारी, क्रूर और घमंडी था। जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए तरस रही थी। दोस्तों फिर क्या होता है, बशर अल असद जो उनका बेटा था 2000 में सत्ता में आते हैं। वो लंदन से पढ़ाई करके आए थे। लोगों को अपने नए राष्ट्रपति से बहुत सारी उम्मीदें थी, क्योंकि सबको लगता था कि भाई लंदन से पढ़ के आया है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, इसको ज्ञान होगा, इसको नॉलेज होगी मानव अधिकारों के बारे में। इस तरह की बातें वहाँ के लोग, सीरिया के लोग कर रहे थे। लेकिन बशर ने ऐसा कुछ नहीं किया और धीरे धीरे जनता का आक्रोश बढ़ने लगा। 2011 में अरब स्प्रिंग की आग सीरिया पहुंचते हैं, जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। सीरिया के अंदर अरब स्प्रिंग कैसे शुरू होता है, वहां पर एक 17-18 साल के लड़के ने बशर के खिलाफ दीवारों पर कुछ लिख दिया। एक 17-18 साल का एक लड़का था, स्कूल का लड़का था, उसने वहां पर वहां की दीवारों पर बशर के खिलाफ कुछ लिख दिया। दोस्तों उस इलाके की पुलिस ने उस लड़के को ढूंढ निकाला और बहुत सारी यातनाएं दी। ऐसा होने से सीरिया में प्रदर्शनकारी इकट्ठे हो गए और बशर के इस्तीफे की मांग करने लगे। बशर ने अपने ही देश के लोगों पर गोलियां चला दी और यहीं से सीरियन संकट का आरंभ होता है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे यहाँ तक। उसके बाद दोस्तों जुलाई 2011 तक आते आते सीरियन आर्मी भी दो भागों में बट गई। आर्मी का एक भाग प्रदर्शन करने वालों के साथ चला गया। इन्होंने अपने ग्रुप का नाम सीरियन रेबेल्स रखा। सीरिया में तगड़ा सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों सिविल वार स्टार्ट होने के बाद अलकायदा भी जंग में बशर के खिलाफ उतर गया। वही अलकायदा दोस्तों जो हमने अफगानिस्तान तालिबान की लड़ाई में देखा था, ओसामा बिन लादेन ने जो बनाया था। ओसामा बिन लादेन के बारे में मैंने आपको बताया था, वह सऊदी अरब के एक बहुत ही अमीर घराने का लड़का था। और वैसे भी अलकायदा अफगान युद्ध के बाद बेरोजगार बैठा था। अलकायदा दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट अलकायदा के नाम से नहीं आया, उसने जबत अल उसरा के नाम से यहाँ अपनी ब्रांच खोली। अमेरिका की यहाँ एंट्री 2013 में होती है, जब उसने बशर के खिलाफ आरोप लगाया कि अपने केमिकल वेपन यूज किए हैं जनता के खिलाफ। हालांकि इनका कोई सबूत नहीं मिल पाया, लेकिन अमेरिका आ गया। वही अमेरिका क्या है, वो ठेकेदार है दुनिया का, वो स्वयं घोषित ठेकेदार है दुनिया का। उसको दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाने की आदत है, उसको करना ही करना। दूसरे देशों के मामले में उसको टांग अड़ानी ही अड़ानी है, चाहे जिसी तरह भी अड़ानी हो। ठीक है, अभी सीरिया में इतना कुछ चल रहा तो वह चुप कैसे बैठ सकता था। तो उसने क्या किया, बशर अल असद पर उसने आरोप लगाया कि आपने केमिकल वेपन यूज किया, वह जंग के मैदान में उतर गया। लेकिन वह सीधा सीधा जंग के मैदान पे नहीं आया। उसने अमेरिकी विद्रोह, उसने जो बशर के जो विद्रोही थे, जनता जो विद्रोह कर रही थी, और अलकायदा भी जो बशर के खिलाफ था, उनको हथियार डायरेक्ट मुहैया कराने लगा। देखा दोस्तों, आप सोचोगे कि अलकायदा क्यों बशर के खिलाफ था। देखिए, जो बशर अल असद हैं वो शिया समुदाय से संबंध रखते हैं, और अलकायदा सुन्नी लड़ाकों का ग्रुप है, इसलिए वो असद के खिलाफ थे। तो दोस्तों क्या होता है, अमेरिका के आने से सऊदी अरब का भी हौसला बढ़ जाता है, और वह जॉर्डन के रास्ते विद्रोहियों की मदद करने लगता है। सऊदी अरब इस लड़ाई को शिया बनाम सुन्नी बना देता है। सऊदी अरब इस लड़ाई को शिया बनाम सुन्नी बना देता है। शिया बनाम सुन्नी लड़ाई होने से ईरान भी जंग में उतर जाता है। दोस्तों ईरान भी जंग में उतर जाता है, क्योंकि बशर खुद शिया थे और ईरान शियाओं का सबसे बड़ा ठेकेदार है। इसी प्रकार सऊदी अरब सुन्नियों का सबसे बड़ा ठेकेदार है।
ये बशर अल असद हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी यंग हैं, और जब सत्ता इन्होंने संभाली उस टाइम तो बहुत यंग थे ये, लेकिन लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कैसे शहर के शहर तबाह हो गए हैं। ये एक लड़का देख सकते हैं आप किस तरह से बारूदों के साए में बेचारा खड़ा है। वैसे सीरिया भी सुन्नी बोल देश है, लेकिन जो बशर अल असद है वो शिया हैं। जो बशर अल असद है वो शिया हैं। 2014 में क्या होता है, एक नया मोड़ आता है। अलकायदा से अलग होकर ISIS बन जाता है। आप अक्सर सुनते हो ISIS के बारे में। ISIS की फुल फॉर्म है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो अलकायदा से अलग होकर ISIS बन जाता है। अमेरिका ISIS पर बम गिराना शुरू कर देता है, क्योंकि ISIS वाले खुद सीरिया की सत्ता पर कब्जा करने की सोच रखने लगते हैं। दोस्तों ISIS एक ऐसा संगठन है सीरिया के अंदर जिसके ऊपर रूस भी बम गिरा रहा है, टर्की भी बम गिरा रहा है, अमेरिका भी बम गिरा रहा है। अब आप सोच सकते हैं रूस और अमेरिका दोनों एक ही संगठन पर बम गिरा रहे हैं, और जबकि दोनों उसी जंग के मैदान में दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका बसत को हटाना चाहता है, लेकिन वह ISIS को नहीं आने देना चाहता। यही सोच रूस की है। वह बस असद को बनाए रखना चाहता है, लेकिन ISIS को नहीं आने देना चाहता। फिर क्या होता है, धीरे धीरे ईरान अपने आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह को भी जंग में भेज देता है। दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरी तबीयत ख़राब है 2-3 दिनों से, इसलिए शायद साउंड का कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये देखिए, ये क्या है, ये ISIS के लड़ाके हैं। ISIS के ये लड़ाके हैं। ये मैंने एक फ़ोटो और लगाया था नीचे, ये लगाया था मैंने नीचे, लेकिन ये आ नहीं पाया क्लियर, ये कट गया है थोड़ा। कोई नहीं, फिर कभी दिखाऊंगा आपको मैं। ये दोस्तों ये देखिए, ये हिजबुल्लाह है। ये दोस्तों हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह शियाओं का आतंकवादी संगठन है। ईरान इसको समर्थन देता है। लेबनान के अंदर ये मशहूर आतंकवादी संगठन है। लेबनान भी शिया बहुल देश है, ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है, 2014 में ही कुर्द लड़ाके बसर के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं। कुर्द लड़ाके, दोस्तों कुर्दों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुर्द सीरिया के उत्तरी हिस्से में रहते हैं। कुर्द सीरिया के उत्तरी हिस्से में रहते हैं। ये लोग एक अलग ही देश की मांग करते हैं, जिसको कुर्दिस्तान कहते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको लाल लाल रंग का रीजन दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ये वाला ये जो लाल लाल रंग का दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर कुर्द लोग रहते हैं। और इस एरिया में आप देखेंगे थोड़ा सा हिस्सा सीरिया का है, बहुत बड़ा हिस्सा टर्की का है, इराक का भी बहुत सारा हिस्सा है, ईरान का भी बहुत सारा हिस्सा है, और ऊपर थोड़ा सा हिस्सा आर्मेनिया का भी है। ये लोग कुर्दिस्तान चाहते हैं। इन लोगों का अपना एक अलग सिस्टम है, इन लोगों की अलग एक पहचान है। ये इन चारों देशों के अंदर, चारों पांचों देशों के अंदर ये लोग रहते हैं। इनकी अलग अपनी भाषा है, अलग इनकी खुद की एक पहचान है, इनकी खुद की एक संस्कृति है। ये उसके आधार पे एक अलग देश चाहते हैं, कुर्दिस्तान। कुर्दिस्तान की मांग से टर्की भड़क जाता है। कुर्दिस्तान की मांग से टर्की भड़क जाता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा हिस्सा चला जाएगा और वह कुर्द लड़ाकों पर बॉम्बिंग करने लग जाता है। इस तरह से इसकी एंट्री सीरियन वार में हो जाती है। मैंने आपको दिखाया ना, अभी फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये टर्की है, ये सीरिया है, और ये बहुत बड़ा हिस्सा है जो कुर्दिस्तान बनने से टर्की का बहुत बड़ा हिस्सा कुर्दिस्तान में चला जाएगा। इसलिए टर्की गुस्सा हो जाता है और वह सीरिया के अंदर एंट्री कर देता है और कुर्द लड़ाकों पर बम गिराने लग जाता है। फिर क्या होता है, अपने चारों तरफ से गिरा देखकर बसर क्या करता है, रूस से मदद मांगता है। बसर क्या करता है, रूस से मदद मांगता है, और रूस मदद के नाम पर युद्ध में शामिल हो जाता है और विद्रोहियों पर हमला शुरू कर देता है। दोस्तों क्या होता है, एक बार गलती से क्या होता है, रूस का जहाज तुर्की गिरा देता है।
रूस का जहाज तुर्की गिरा देता है। रूस गुस्से में आकर कुर्द लड़ाकों की मदद शुरू कर देता है। दोस्तों, आज सीरिया की लड़ाई उलझ चुकी है। यहाँ पर 100 से ज़्यादा आतंकवादी गुट हो गए हैं जो आपस में ही लड़ रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक दोस्तों, यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 20 लाख से ज़्यादा घायल हो चुके हैं सीरिया के अंदर। एक तस्वीर है, काफ़ी पॉपुलर हुई थी। बहुत सारे लोग इसको फेक भी बोलते हैं। खैर मुझे नहीं पता ये फेक है या सही है, लेकिन ये अखबार में आई थी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक सीरियन बच्चा है। इसके ऊपर क्या होता है, ये बम, इसके ऊपर बम से हमला हो जाता है बेचारे के ऊपर। किसी तरह डॉक्टर इसको बचाने का प्रयास करते हैं। यह बच्चा बोलता है कि भगवान से तुम सबकी शिकायत करूँगा। ऊपर जाने के बाद मैं तुम्हारी सबकी शिकायत करूँगा भगवान से। ये बच्चा इस तरह की बातें बोलता है। उस काफ़ी पॉपुलर हुई थी उस वक्त। काफ़ी हार्ट टचिंग बात थी ये, इस बच्चे ने जो बोली थी। फिलहाल वहाँ पर क्या चल रहा है दोस्तों, अभी सीरिया में इलेक्शन है, रूस उसके समर्थन में है। फिलहाल सीरिया ने इजराइल की तरफ मिसाइल भी दागी है। रूस ने भी विद्रोही हमले किए हैं सीरिया के अंदर। दोस्तों, कुछ लोग इसे सिया बनाम सुन्नी की लड़ाई दे रहे हैं, कुछ लोग इसे अमेरिका वर्सेस रसिया बता रहे हैं, कुछ लोग इसे सीरिया का अंदरूनी मामला बता रहे हैं। आप लोग इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों। और एक बात, कोविड-19 चला हुआ है, अपने आप को बचा कर रखें, कम से कम घर से बाहर निकलें, अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार साथियों।